हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी और हिंदी व्याकरण में हमने प्रीवियस क्लास में यहाँ पर हिंदी भाषा और व्याकरण पढ़ा था। तो देखिए, यहाँ पर हमने भाषा और व्याकरण में भाषा क्या होती है, भाषा बेसिकली कहाँ से, भाषा की जो छोटी इकाई है वो क्या है। भाषा में हमने यहाँ पर भाषा के दो रूप पढ़े थे, लिखित और मौखिक रूप। और व्याकरण में हमने क्या कहा था, व्याकरण का यूज कहाँ पर होता है, जब हम भाषा में हमारी अशुद्धियां होती हैं, उन अशुद्धियों को शुद्ध करने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं जिसको व्याकरण कहते हैं। और व्याकरण में भी देखिए, पहले हम वर्ण विचार पढ़ेंगे, फिर उसके बाद शब्द विचार और फिर वाक्य विचारों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये हमारे सारे व्याकरण के उसमें आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए, आज की क्लास में हम वर्ण विचार को हम स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं, वर्ण जो है, हम प्रीवियस लेक्चर में ही आपको बता चुके हैं कि वर्ण क्या होता है। देखिए, भाषा वाक्यों के मेल से जो है, वाक्य शब्दों के मेल से, हमने क्या कहा था प्रीवियस लेक्चर में, आपको क्या बताया था कि जो भाषा है वो किससे, वाक्यों के मेल से बना होता है। जब भी हम एक वाक्य बोलते हैं तो वो एक भाषा है। मैं आपसे कुछ कह रही हूँ, तो जब तक मैं अपना एक वाक्य पूरा करूँ तो मैं अपनी एक बात पूरी कर देती हूँ, तो वो मेरी भाषा है। ठीक है। और वाक्य जो है शब्दों के मेल से बना है। ठीक है। और शब्द जो है वो वर्णों के मेल से यहाँ पर बनता है। वर्ण क्या है, आइए इसे हम जानते हैं इस उदाहरण के द्वारा। तो जैसा कि मैंने कहा, वाक्य जो है, भाषा जो है वाक्यों के मेल से बना है, और वाक्य जो है शब्दों के मेल से बना है, और शब्द जो है वर्णों के मेल से बना है। तो यहाँ पर हमने एक वाक्य लिखा है। वाक्य क्या है, चंद्रमा निकल आए। तो वाक्य में क्या लिखा है, चंद्रमा निकल आया। तो यहाँ पर शब्द देखिए, ये पूरा एक वाक्य है, चंद्रमा निकल आया, ये एक पूरा क्या है, एक पूरा वाक्य है। अब इस वाक्य में कौन कौन से शब्द हैं, एक तो चंद्रमा है, उसके बाद निकल है, आया है, और फिर है। ये चार यहाँ पर शब्द हैं। इन चार शब्दों के मेल से एक ये वाक्य बना है। तो हमने एक भाषा बोली यहाँ पर, चंद्रमा निकल आया है, और इसका एक अर्थ है कि चंद्रमा निकल गया है। ठीक है ना। तो देखिए, ये भाषा है, और ये भाषा किससे मिलकर बनी है, वाक्यों से मिलकर बनती है। वाक्य हमने यहाँ पर लिखा, और वाक्य जो है शब्दों से मिलकर बना है। और अब देखिए, शब्द भी जो है वर्णों के मेल से बना है। शब्द भी जो है वर्णों के मेल से बना है। जैसे यहाँ पर यदि आप चंद्रमा का क्या करें, वर्ण विच्छेद करें, वर्ण विच्छेद करें, तो यहाँ पर च, देखिए हम व्यंजन के आगे हम पढ़ेंगे, व्यंजन कभी भी स्वतंत्र रूप में नहीं होते हैं। आप च को कभी भी, इस च को आप स्वतंत्र रूप में नहीं पढ़ते हैं। ये जो च है, ये हमेशा अपने साथ अ से मिलकर, च जो है, च वर्ण जो है स्वतंत्र रूप में इस प्रकार से होता है, एक हल लगा होता है जिसको हलंत कहा जाता है। तो च बेसिकली जितने भी वर्ण हमारे पास हैं, वो सारे वर्ण जो हैं इस प्रकार हलंत के साथ होते हैं। और जब आप इनको व्यंजन के रूप में पढ़ते हैं, तो जब आप च बोलते हैं, च वर्ण आप बोलते हैं, च या क आप बोलते हैं, तो आपको हमेशा जो है आपकी जो श्वास है वो थोड़ा रुक करके आती है। च, और पीछे से देखिए किस प्रकार का उच्चारण आ रहा है, च, अ का उच्चारण आ रहा है। तो ये जो च बना होता है ना, जो ये च बना होता है, स्वतंत्र रूप में ऐसा नहीं होता है। च स्वतंत्र रूप में च ऐसा होता है, वर्ण जो है, व्यंजन जो है, इस च में जब आप अ को जोड़ देते हैं तो तब बनता है ये च। ऐसे ही जब क की आप बात करेंगे, क जो है इस प्रकार से स्वतंत्र नहीं होता है, ये जो है स्वर से मिलकर बना होता है, क। तो जो भी व्यंजन है, जब आप बाराखड़ी लिखते हैं तो वहां पर आप मात्राओं को लगाते हैं, लेकिन जब आप व्यंजन की बात करते हैं, क, ख, ग, घ, अंग, इस तरह से लिखते हैं, तो वो स्वतंत्र रूप में नहीं होते हैं, उनका उच्चारण हम अ के साथ करते हैं, क। तो क को यदि आप इस क को बोलना चाहें, इस क को यदि आप स्वतंत्र रूप से बोलना चाहें तो आप नहीं बोल पाएंगे। क, कहीं ना कहीं आपके उच्चारण में अ का उच्चारण हो रहा है। कभी आप उ बोल देंगे तो वहाँ उ की मात्रा वो भी स्वर का के ही मेल से आपका बनता है। जब आप के बोलेंगे तो वहाँ ए के मिलान से, ए के उच्चारण, एक ए से मिलकर जो है आपका के बनेगा, तो वो उच्चारण भी आपका स्वर से मिलकर बना होता है। तो जो भी आप यहाँ पर उच्चारण कर रहे हैं व्यंजनों का, वो स्वरों के मेल से बनता है। आगे हम पढ़ने वाले हैं इसको। अभी मैं यहाँ पर आपको एक बता रही हूँ कि जो ये वर्ण है चंद्रमा, इसका जो ये शब्द है चंद्रमा, इसका वर्ण विच्छेद आप किस प्रकार से करते हैं। आगे हम वर्ण विच्छेद भी पढ़ेंगे।
तो देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, वर्णों को पढ़ रहे हैं। वर्णों में देखिए हम क्या कह रहे हैं कि भाषा जो है वाक्यों से मिलकर बनी है, वाक्य जो है शब्दों से मिलकर बना है, शब्द वर्णों से मिलकर बना है। वर्ण भी जो है आपके, जो आपके क्या है, स्वर हैं। स्वर जो आपके स्वतंत्र होते हैं, लेकिन जो आपके व्यंजन हैं वो स्वतंत्र नहीं होते हैं, उनको आप स्वरों की मदद से बोलते हैं। उनका उच्चारण जो है, उनके उच्चारण में स्वर आता है। तो जैसे मैं चौ कह रही हूँ, चौ अकेला नहीं है, चौ जो है औ के साथ जो है क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। चौ, औ का उच्चारण भी यहाँ पर आ रहा है। तो देखिए चौ धन अंग की मात्रा है, तो यहाँ पर आप अंग लिखेंगे। चौ ये जो है स्वतंत्र रूप से इस प्रकार से है, तो चौ के साथ जब अंग की आप मात्रा लगाएंगे तो चम हो जाएगा, चन। उसके बाद दो, दो भी आपका स्वतंत्र रूप में नहीं होता है, इस प्रकार से होता है, ठीक है। और रॉ इस पर लगा है आधा रॉ, तो आधा रॉ ये है। और ओ, क्योंकि चंद्र, दो पे पूरा ओ लगा हुआ है ना, तो चंद्र। फिर मो जो है स्वतंत्र रूप में ऐसा होता है, जब आप व्यंजन की बात करते हैं और आ इस पे लगाएंगे तो ये आपकी माँ हो जाएगा। आगे वर्ण वर्ण विच्छेद जब करेंगे तो वहां पर भी हम इसको सीखेंगे। तो देखिए बेसिकली देखिए, जब मैं क की बात करती हूँ, क जो वर्ण है वो क किस किस प्रकार से बना होता है। क व्यंजन जो है इस प्रकार का होता है, इसको आप अ जब इस पर आप लगाएंगे, अ को जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा क। और जब इसी क में आप आ की मात्रा लगाएंगे इस प्रकार से, क धन आ, इस प्रकार का क धन आ, तो ये हो जाएगा आपका का। क धन उ, तो इस प्रकार से आप लिखेंगे क धन उ, तो फिर आपका क्या हो जाएगा, को, ओ की मात्रा लग जाएगी। ऐसे ही बड़ी ऊ की मात्रा ए की, री की और आई, ओ, औ, इस प्रकार की सारी मात्राएं जुड़ती हैं, तब जाके हमारी जो ये 12 अक्षरी शब्द बनते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, इसको मैं रब कर दूं। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, अब देखिए च धन अंग, चौ क्या होगा, इस प्रकार से हलंत लगा होगा, उस पर अंग की मात्रा लगी है, तो वो हो जाएगा चन, चन। तो उसके बाद द, दो जिसे आधा द, उसके बाद रॉ लगा हुआ आधा रॉ, और क्योंकि दो पूरा है तो ओ भी लगेगा, तभी दो का उच्चारण आएगा। तो चंद्र माँ, मो पे, मो जो है इस प्रकार से होता है व्यंजन आपका, और इस पर जब आप आ लगाएंगे, आ इसमें जोड़ेंगे तो ये माँ हो जाएगा। ऐसे ही नि, तो देखिए नि, नौ धन ई, नौ जो है इस प्रकार से होता है स्वतंत्र रूप से, और छोटी ई की मात्रा इस पर लगी है, तो छोटी ई आप यहाँ लिखेंगे। इसके बाद क आधा होगा, यानी कि आधा इस प्रकार से हलंत के साथ क होगा, और अ, क्योंकि क का उच्चारण आप कैसे करते हैं, क धन अ, तो को क्या हो जाता है क। ऐसे ही ल का भी आप इसी प्रकार से उच्चारण करेंगे, ल हलंत के साथ धन अ, तो ल हो जाएगा। तो निकल, इस प्रकार से इसका क्या है, वर्ण विच्छेद यहाँ पर हमने किया है। ऐसे ही आया, अ में य लगाया, आया, ठीक है। देखिए आ तो पहले से है, य आधा होगा, उसमें आ की मात्रा, यानी कि हलंत के साथ य, और फिर आपका आ की मात्रा, है में ऐ की मात्रा, तो ह हलंत के साथ आएगा और ऐ की मात्रा यहाँ पर लगेगी। तो ये है आपका। तो आगे देखिए क्या कहा गया है, इसी प्रकार प्रत्येक शब्द का उच्चारण करते समय हमारे मुख से जो है अनेक प्रकार की जो है ध्वनियां निकलती हैं, और जब मुख से ध्वनियां उच्चारित, मुख से उच्चारित इन ध्वनियों को लिखा जाता है, तब वे वर्ण अथवा अक्षर कहलाते हैं। तो इसको हम पहले वाली क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि हमारे मुख से अनेक प्रकार की जो है ध्वनियां निकलती है, और ध्वनियों को जब आप लिखित रूप में लिखते हैं, इनको वर्ण या अक्षर कहा जाता है, ठीक है ना। तो क्या है, वह छोटी सी ध्वनि जिसके खंड नहीं किए जा सकते हैं, उसको वर्ण अक्षर कहते हैं। तो वह छोटी सी इकाई जिसके आप और खंड नहीं कर सकते हैं, उनको आप और तोड़ नहीं सकते। जैसे वाक्यों को तो हमने तोड़ लिया, शब्दों में तोड़ा, और शब्द को भी हमने वर्णों में तोड़ दिया, लेकिन वर्ण को अब आप और आगे नहीं तोड़ सकते हैं। इसको क्या कहा जाता है, इसको वर्ण कहा जाता है। तो इस छोटी सी डेफिनेशन को, यहाँ परिभाषा को आप यहाँ पर लिख लेंगे कि वर्ण क्या है, वह छोटी सी ध्वनि जिसके खंड नहीं किए जा सकते हैं, तो वह आपका वर्ण कहलाता है। अब देखिए वर्ण तो ये छोटी सी इकाई है, वर्णमाला क्या है, जब किसी भाषा के वर्णों को क्या किया जाता है, क्रमबद्ध रूप में लिखा जाता है, तो तब वह वर्णों की वर्णमाला अर्थात वर्णमाला कहलाती है।
ठीक है ना। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही हम वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। यहाँ पर देखिए हमारी हिंदी भाषा हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं और हिंदी भाषा में 52 यहाँ पर वर्ण होते हैं जो इस प्रकार से हैं, जिनको आप छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। जब आप छोटी क्लास में होते हैं तो वहां पर आप इन वर्णों को पढ़ते हैं। सबसे पहले आपको अ लिखाना और इस प्रकार से अ से लेके ज्यों तक यहाँ पर आपको दिखाया जाता है। ठीक है, तो देखिए क्या क्या ये होते हैं। यहाँ पर जो है आपके इन वर्णों को भी अलग अलग विभाजित किया गया है। यहाँ पर स्वर होते हैं, स्वर आपके अ से लेके औ तक होता है, अंक तक नहीं होता है। स्वर आपके 11 होते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं, अ से लेके औ तक। ठीक है, अंग और अह यहाँ पर स्वर नहीं है, इनको कहा जाता है अयोगवाह। तो अंग और अह को कहा जाता है अयोगवाह। ठीक है ना, तो अंग और अह आपके क्या है, अयोगवाह। इसके बाद व्यंजन की हम बात करते हैं तो देखिए स्वतंत्र रूप से आपके व्यंजन इस प्रकार से होते हैं जो आपने नहीं पढ़ा है। आपने छोटी क्लासेस में क्या पढ़ा, सीधे आपने क पढ़ा। ठीक है ना, अब आपको डीप में बताया जाएगा ये क बेसिकली कैसे बना है। ये क जो है अ के साथ मिलकर आपको जब पढ़ाया गया था तो अ के साथ मिलकर आपको पढ़ाया गया था क धन अ। तो क जो है ये होता है स्वतंत्र रूप से जो व्यंजन होता है वो इस प्रकार से होता है क ख ग घ ग अंग। ठीक है, तो ये है आपका च छ ज ढ और ये इसके पंचम वर्ण है, अंग य अण न और म। तो ये है आपके क्या, व्यंजन। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर संयुक्त आपके व्यंजन हैं अक्ष, त्र, ज्ञ और श। ये 4 होते हैं, इनको आप अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। 4 यहाँ पर क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में आपके 11 स्वर हैं। ठीक है, 33 यहाँ पर आपके व्यंजन हैं और 4 यहाँ पर संयुक्त व्यंजन हैं। इसके अलावा यहाँ पर 2 अतिरिक्त वर्ण भी है। ठीक है ना, तो देखिए जो आपने यहाँ पर ढ पढ़ा है ना, ठीक है, इस ढ के नीचे बिंदी लगाया जाता है। ठीक है, ढ के नीचे बिंदी लगाया जाता है और इस ढ के नीचे बिंदी लगाया जाता है। ठीक है ना, तो ये जो है आपके क्या है, अतिरिक्त वर्ण है। तो इनको आप कॉपी कर लेंगे, नोट डाउन कर लीजिए इसको कि हिंदी वर्णमाला में आपके टोटल जो है 52 वर्ण है जो इस प्रकार से हैं। स्वर हो गए आपके 11, अयोग वाह आपके अंग और अह हैं। इसके अलावा देखिए व्यंजन यहाँ पर कितने हैं, 33 यहाँ पर व्यंजन हैं और व्यंजन स्वतंत्र रूप में इस प्रकार से होते हैं। जिन व्यंजनों को आपने पढ़ा है वो क के साथ जुड़ करके क धन अ, तब जाके आपको इस प्रकार का क मिलता है। इसका उच्चारण क अ के साथ होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो यहाँ पर जो अभी हमने पढ़ा इसमें आपके 11 स्वर हैं, अयोग वाह 2 हैं, व्यंजन आपके 33 हैं, संयुक्त व्यंजन आपके 4 हैं और अतिरिक्त व्यंजन वर्ण जो है आपके क्या हैं, 2 हैं। टोटल यहाँ पर क्या हो गए हैं, 52। तो इनको अब आप एक प्रकार से समराइज करेंगे, एक प्रकार से यहाँ पर इसका सारांश देखेंगे कि 11 हमारे हिंदी वर्णमाला में स्वर हैं। ठीक है, 2 यहाँ पर अंग और अह अयोग वाह हो गए। ठीक है ना, व्यंजन देखिए यहाँ पर 33 हैं। संयुक्त व्यंजन आगे पढ़ेंगे क्यों इनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर इनका जो है व्यंजन किस प्रकार, जैसे हम क्या कह रहे हैं कि जो व्यंजन है उनको अ धन, जैसे क की बात कर रहे हैं हम, क धन अ प्रकार से जो क है स्वतंत्र रूप में तब जाके आपका क बनता है। ये जो संयुक्त व्यंजन है आगे इनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए अब वर्णों के भेद क्या है, क्या क्या भेद हैं वर्णों के। तो वर्णों के यहाँ पर 2 भेद थे, स्वर और व्यंजन। ऊपर भी हम देख चुके हैं, स्वर और व्यंजन 2 भेद हैं वर्णों के। इसको आप नोट डाउन कर लेंगे, स्वरों व्यंजनों के वर्णों के 2 भेद हैं, एक स्वर है और दूसरा आपका व्यंजन है। ठीक है, आगे देखिए। तो यहाँ पर हम स्वरों के बारे में पढ़ेंगे कि स्वर क्या क्या हैं और स्वरों के भी क्या क्या भेद हैं। वर्णों के हो गए 2 भेद,
देखिए हमने व्याकरण के 3 अंग थे। पहला था वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, इसके बाद वाक्य विचार। तो वर्ण विचार हम पढ़ रहे हैं। वर्णों को भी यहाँ पर जो है, वर्णों के 2 भेद हो गए, एक स्वर और व्यंजन। अब स्वर के बारे में पढ़ेंगे तो स्वरों के भी यहाँ पर अलग अलग भेद हैं। पहले तो हम स्वर किसको स्वर कहा जाता है? जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य ध्वनियों की जो है सहायता के बिना किया जाता है। क्या? जिन वर्णों का उच्चारण अन्य ध्वनियों की सहायता के बिना किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? उनको स्वर कहते हैं। तो यहाँ पर जब अ है, उसमें हम किसी और वर्ण की सहायता नहीं ले रहे हैं, ये स्वतंत्र रूप में होते हैं। तो जिनको स्वतंत्र रूप में हम उच्चारण करते हैं जिनका, वो आपके स्वर हैं। जैसे मैंने व्यंजन की बात की, तो व्यंजन को आप स्वतंत्र रूप में उच्चारण नहीं कर सकते हैं। लिख तो आप सकते हैं, लेकिन उनका उच्चारण नहीं कर सकते। जैसे मैंने कहा, यदि आप क को बोले हलंत के साथ, तो कहीं न कहीं आप में उच्चारण में यदि आप क बोलेंगे तो अ का उच्चारण आएगा, का बोलेंगे तो आ का उच्चारण। तो कहीं न कहीं वो स्वर के ही योग से बन रहा है, स्वर का ही वहाँ पर आपका उच्चारण हो रहा है। ठीक है? तो जो स्वर हैं वो तो स्वतंत्र होते हैं, इनकी ध्वनियों का जो आप उच्चारण करते हैं वो स्वतंत्र रूप से होता है। इसके उच्चारण में जो है वायु बिना किसी रुकावट के मुँह से बाहर निकलती है। तो जब आप व्यंजन बोलेंगे तो कहीं न कहीं आप पहले व्यंजन का जो हलंत के साथ होता है, पहले उसका उच्चारण होगा और श्वास कहीं न कहीं रुक करके, और आपका जो बाहर से जो लास्ट में जो आपका उच्चारण आएगा, वो किसी स्वर का ही आएगा। तो क के लिए मैंने कहा, क जब अ के साथ बोलेंगे अ का उच्चारण आया। जब आप नहीं बोलेंगे तो आप क्या बोलेंगे? का, तो आ का उच्चारण आया। कि, छोटी ई की, उ, छोटा ऊ का। तो इस प्रकार से आपके स्वरों का ही लास्ट में आपका उच्चारण आएगा इनके साथ। ठीक है? और तो अब देखिए स्वरों के भेद, काइंड ऑफ वोवेल्स, क्या-क्या स्वरों के भेद हैं हिंदी में। तो देखिए, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर के 3 भेद हैं, यानी कि उच्चारण करने में कितना समय लग रहा है, उसमें जो है स्वर के 3 भेद हैं। वो 3 भेद कौन-कौन से हैं? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और श्रुत स्वर। तो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और श्रुत स्वर हैं। यहाँ पर स्वरों को भी अलग-अलग यहाँ पर विभेदित, उनको वर्गीकृत किया गया है, और किसके? उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। तो देखिए, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर भी स्वरों को 3 जो है भागों में विभाजित किया जाता है। उसके 3 भेद हैं। कौन-कौन से भेद हैं? एक ह्रस्व है, दीर्घ है और श्रुत। यानी कि उन स्वरों को उच्चारित करने में कैसा समय, कितना समय लग रहा है। तो इसके अनुसार भी, इसके आधार पर भी इसके 3 भेद हैं। सबसे पहले है ह्रस्व, और इंग्लिश में देखिए शॉर्ट वोवेल्स। तो देखिए, इसका तो उसी से नाम से ही पता चला, शॉर्ट का मतलब छोटा, है ना? तो देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, शॉर्ट की मतलब, शॉर्ट का मतलब वही है, कम समय लगे। जिन स्वरों के उच्चारण, क्योंकि उच्चारण के आधार पर ही हम स्वरों का भेद कर रहे हैं, तो जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगे उन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है। ये संख्या में 4 हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर ह्रस्व स्वर जिनके उच्चारण के आधार पर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? स्वरों का भेद कर रहे हैं। तो जिन स्वरों के उच्चारण, क्योंकि उच्चारण की बात की है तो उच्चारण में ही उसका विभेद होगा, उच्चारण की हम बात करेंगे आगे। तो जिनमें कम समय लगता है उसको ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये क्या है? 4 हैं। अ, इ, ओ, री। ठीक है? कौन-कौन से? अ, इ, ओ और री। तो ये हैं, ये 4 जो हैं आपके ह्रस्व स्वर हैं। तो देखिए, जब भी आप इनका उच्चारण करते हैं तो बहुत कम समय लगता है। आप क्या कह रहे हैं? अब देखिए, वायु भी आपकी एकदम से बाहर निकल रही है, कहीं अटक नहीं रही है आपके मुँह में, कहीं भी रुकावट नहीं हो रही है बोलने में। अब जब आप इ कहेंगे, तो इ कहने में भी आपका जो उच्चारण है वो कहीं भी वायु आपकी मुँह में आपकी कहीं भी रुक नहीं रही है, और यहाँ पर आपका समय भी कम लग रहा है। अब जब यहाँ पर हम दूसरे स्वर की बात करें, दीर्घ स्वर यानी कि लॉन्ग वोवेल्स, तो नाम से ही यहाँ पर कुछ-कुछ हमें समझ में आ रहा है कि नाम से ही क्या कहा जा रहा है? लॉन्ग वोवेल्स। तो देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से लगभग दुगुना समय लगता है, और कई बार हम छोटी क्लासेस में हमें ये भी सिखाया जाता है, छोटी ई, छोटा ऊ, है ना? छोटा अ और आ। तो वो छोटा का मतलब क्या है? देखिए, इन दोनों का जब आप उच्चारण करते हैं तो उच्चारण एक जैसा होता है, लेकिन उच्चारण की जो समय अवधि है वो दुगनी हो जाती है। किसमें? आ
ई और ऊ में। तो जब आप इ तो कम समय लगा, ई उच्चारण सेम था लेकिन समय दुगना लगा। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर दुगना समय लगता है, इसलिए इसको लॉन्ग वॉवल्स या दीर्घ स्वर इसको कहा जाता है। तो जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से लगभग दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये संख्या में 7 है। कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। तो ये क्या है? 7। तो ये यहाँ पर आपके लॉन्ग वोवेल्स या दीर्घ स्वर। ठीक है। तो देखिए अब तीसरा है यहाँ पर प्लुत स्वर, यानी कि लॉन्गर। लॉन्गर का मतलब सबसे लंबा। ठीक है, आपने पढ़ा है इंग्लिश में, लॉन्गर का मतलब क्या हो जाएगा? सबसे, उससे लंबा। ठीक है, सबसे नहीं, लॉन्गर उससे लंबा। ठीक है ना, लॉन्गेस्ट हो जाएगा, सबसे लंबा। तो यहाँ पर देखिए प्लुत स्वर। तो जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है ना, उसकी कंपैरिजन हम यहाँ पर कर रहे हैं। आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा लॉन्ग, लॉन्गर और लॉन्गेस्ट। ठीक है ना, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? लॉन्गर कंपैरिजन कर रहे हैं किसकी? दीर्घ स्वर की और प्लुत स्वर की। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? जिन स्वरों के उच्चारण में जो है दीर्घ स्वर से अधिक समय लगे उनको प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम, तो ओम को आप खींच रहे हैं तो ये आपका क्या है? प्लुत स्वर है। जब भी आप किसी दूर के इंसान को क्या करते हैं? आवाज देते हैं, तो आप एक लंबे स्वर में आवाज देते हैं। ठीक है ना, और घर गांव में तो होता ही है, दूर से आवाज दी जाती है। ठीक है, खैर आजकल तो मोबाइल का समय है, तो फिर भी पहले के जमाने में जब आवाज दी जाती थी दूर खेतों में, तो जोर से बोला जाता था, तो पीछे से एक लंबा स्वर निकाला जाता है। तो वो कौन सा स्वर है? वो प्लुत स्वर है। ठीक है ना, तो आप जब ओम की ध्वनि निकालते हैं तो आप ओम को लंबा खींचते हैं, तो वो आपका क्या है? प्लुत स्वर है। तो इसको आप लिख लेंगे, स्वरों के भेद कौन कौन से हैं उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। पहला, तो यहाँ पर उसके भी 3 भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होता है? जिनको बोलने में बहुत कम समय लगता है। और दीर्घ स्वर क्या होता है? ये 4 होते हैं, तो अ, इ, ओ और री। ठीक है, दीर्घ स्वर क्या होते हैं? जिनको बोलने में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है, तो उनको दीर्घ स्वर कहते हैं। ये भी 7 होते हैं। इसके बाद प्लुत स्वर क्या होते हैं? जिनको बोलने में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है। तो जैसे हम ओम करके या किसी को हम दूर के इंसान को हम क्या कर आवाज मारते हैं, तो एक लंबा सा स्वर आता है, तो उसको प्लुत स्वर कहा जाता है। तो इनको आप जल्दी से लिख लेंगे। चलिए, चलिए, तो आगे देखिए, अब जो है हम स्वरों की कुछ मात्राएं यहाँ पर जान लेते हैं। हिंदी में प्लुत स्वर का प्रयोग अब बिल्कुल बंद हो गया है। तो जो ये प्लुत स्वर हैं, हिंदी में इनका प्रयोग बंद हो गया है। इसका प्रयोग अब केवल संस्कृत भाषा में ही होता है। लेकिन हमें नॉलेज होना चाहिए कि प्लुत स्वर भी होते हैं। ठीक है, तो अब स्वरों की मात्राएं इनको आप पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर एक बार देखेंगे, ताकि हम जब वर्ण विच्छेद करें तो हमें मात्राओं में दिक्कत ना हो। तो देखिए, जब स्वरों के व्यंजन के साथ मिलाकर क्या किया जाता है? लिखा जाता है, तब ये अपने मूल रूप में प्रयोग नहीं होते हैं। जब स्वरों को जो है किसमें? व्यंजन के साथ। हमने क्या कहा था अभी इससे पहले कि जब क को आप क्या करते हैं? इस क के साथ आप अ को लिखते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाता है? ये क हो जाता है। व्यंजन जो है ये स्वतंत्र रूप से इस प्रकार से है क हलंत के साथ, लेकिन जब आप इसको अ के साथ लिखते हैं तो ये आपका क्या हो जाता है? ये आपका क हो जाता है। अब देखिए, क तो ये बन गया, क में तो अ का उच्चारण आया, लेकिन आपका जो अ है वो विलुप्त हो गया है, वो आपको नहीं दिखा। तो ऐसे ही जब आप इस क में इस हलंत क के साथ इस प्रकार से आ को प्रयोग करते हैं, तो देखिए ये जो क है ये का हो जाता है और आ आपका क्या हो जाता है? इस प्रकार से विलुप्त हो जाता है यहाँ से। अब देखिए, यहाँ पर हम इनको नहीं लिखते हैं, तब ये अपने मूल रूप में प्रयोग नहीं होते हैं, इनका स्वरूप बदल जाता है। व्यंजनों के साथ इनके चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, हमने आ नहीं लिखा का के साथ, हमने क्या किया? इस व्यंजन के साथ इस आ की मात्रा लगा दी, बस। ठीक है, आ आपका गोल हो गया।
तो क्या किया जाता है, उनकी मात्राओं को लगाया जाता है, आ को नहीं लगाया जाता है। यानी कि स्वर को जब आप व्यंजन के साथ लिखते हैं तो उस समय वो स्वर जो है आपके मात्राओं के रूप में आ जाता है। तो इसके लिए आपको मात्राएं पता होनी चाहिए कि क्या क्या मात्राएं हैं। तो अ को छोड़कर से सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं। तो आप जानते हैं अ को भी आप लिखते हैं, लेकिन इस प्रकार से उसका जो हल है, हलंत है, वो हट जाता है व्यंजनों से, ठीक है ना। तो बस इसकी मात्रा नहीं है, जैसे हम यहाँ पर अ की, तो यहाँ पर अलग अलग स्वरों की मात्राएं दी गई हैं। तो आ की मात्रा इस प्रकार से होती है, और जब आप किसी भी व्यंजन के साथ, जैसे क के साथ आ की मात्रा लगाएंगे तो का बन जाएगा। ऐसे ही ई की मात्रा ये होती है, और क में जब आप क्या करते हैं, क धन इस प्रकार से लिखते हैं, तो आप ऐसे लिखेंगे कि, है ना। तो इसकी मात्रा क्या होती है, ऐसी होती है। ऐसे ही जब क में आप क्या करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा पीछे लिख दूं साथ साथ, तो यहाँ पर देखिए जैसे क धन इ, तो ये आपका क्या हो जाएगा कि, क्योंकि छोटी ई की मात्रा इस प्रकार की होती है तो क के साथ इसकी मात्रा लग जाती है। ऐसे ही जब आप क धन, देखिए ये मात्रा, ये हलंत है, इस प्रकार से सीधी रेखा है, इसमें मात्रा की तरह नहीं है ये। क धन बड़ी ई जब आप लगाएंगे तो ये आपका की हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर मात्रा लगेगी, ई आपका विलुप्त हो गया है। ई की मात्रा क्या होती है, इस प्रकार से आपकी ई की मात्रा होती है। ऊ की मात्रा ऐसे लगती है, तो जब आप क के साथ, हलंत वाले क के साथ ऊ लिखेंगे इस प्रकार से, तो इस क का क्या हाल हो जाएगा, ये क जो है इस प्रकार से बन जाएगा को, ठीक है ना। ऐसे ही जब आप री की मात्रा, तो देखिए क्री बन जाएगा, क्री, ये री की मात्रा है। कई बच्चों को री की मात्रा नहीं पता होती है, तो ये देखिए री की मात्रा इस प्रकार से, यानी कि जब आप क पर इस प्रकार से री की मात्रा, यहाँ री लिखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्री, ठीक है ना। इस प्रकार से री की मात्रा, ए की मात्रा के, और आई की मात्रा कै, इसके बाद को, ओ की मात्रा को, और औ की मात्रा कौ। तो इस प्रकार से लगती है मात्राएं, ठीक है। और इन मात्राओं को आप, जब आप स्वरों को किसके साथ लिखते हैं, व्यंजन के साथ लिखते हैं, तो यहाँ पर वो व्यंजन जो स्वर है वो विलुप्त हो जाता है, स्वरों की मात्राएं यहाँ पर लिखी जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा है, तो इसको हम थोड़ा सा समराइज, यहाँ पर एक सारांश की तरह इसको पढ़ लेते हैं कि अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है, प्रत्येक व्यंजन का उच्चारण अ स्वर की सहायता से किया जाता है। जैसे मैं आपको बार बार बता रही हूँ, आप क ख ग बोलते हैं तो हर व्यंजन में आपका अ का उच्चारण आ रहा है, चाहे आप किसी भी व्यंजन का उच्चारण कीजिए। इसलिए आप स्वतंत्र रूप में उसको बोल नहीं सकते हैं, किसको, व्यंजन को, उसको आप लिख सकते हैं हलंत के साथ, लेकिन उसको बोल नहीं सकते हैं। ऐसे ही जब किसी व्यंजन में अ की ध्वनि नहीं मिली होती है, तब उस व्यंजन के नीचे जो है एक तिरछी रेखा, छोटी सी रेखा आप लगा देते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। देखिए ये सीधी रेखा है ना, थोड़ा सा आपको ऐसा दिख रहा है, वो तिरछी है, लेकिन वो सीधी रेखा इस प्रकार से, ऐसी तिरछी, तो एक छोटी सी रेखा, तिरछी रेखा जो है लगा देते हैं, जिसे हल चिन्ह या उसको हलंत कहते हैं, उसको हल चिन्ह या हलंत कहा जाता है। जैसे यहाँ पर क है, छ है, ये इस प्रकार से जो है स्वतंत्र रूप में रहते हैं, ठीक है ना। जब अ की ध्वनि नहीं होती है ना, इनमें अ की ध्वनि नहीं है, इनको आप उच्चारित नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। जब व्यंजन में अ की ध्वनि मिली होती है, तब उस व्यंजन के नीचे हलंत नहीं लगता है। जैसे कि जब हलंत लगता है तो अ की ध्वनि नहीं होगी, हलंत है यानी कि उसमें अ की ध्वनि नहीं है। अगर हलंत नहीं है, इसका मतलब उस व्यंजन में जो है अ की ध्वनि क्या है, मिली हुई है, तो उसके उच्चारण में कहीं ना कहीं आपको अ बोलने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। री की मात्रा प्राय वर्णों के नीचे ही लगाई जाती है, अभी हमने लगाकर भी दिखाई थी, और र में ओ तथा ऊ की मात्रा उनके नीचे या ऊपर न लगाकर, आप जानते हैं उनके पेट के भाग में यहाँ पर इस प्रकार से लगाई जाती है। रॉ में आप छोटी ऊ की मात्रा ऐसे लगाएंगे, और बड़ी ऊ की मात्रा आप इस प्रकार से लगाएंगे, जैसे यहाँ पर रुपया, रुचि, रुस्तम, और बड़ी ऊ की मात्रा रूट, रूप, रूठ और अमरूद, इस प्रकार से लगाई जाती है। तो आज की क्लास में हमने यहाँ पर वर्णों को पढ़ा, और वर्णों में भी हमने वर्णों को विभाजित किया, स्वर और व्यंजन, स्वरों के भेद पढ़े,
स्वरों में क्या क्या हमने यहाँ पर 3 प्रकार के भेद यहाँ पर हमने स्वरों के किए, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है, इसके अलावा हमने स्वरों की मात्राएं भी पढ़ी, किस प्रकार से व्यंजनों को आप क्या करते हैं, स्वरों के साथ जो है मिलाकर व्यंजनों को उच्चारण किया जाता है। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।